Today we are going to study about application of determinant and matrix। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि हमने अभी तक जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है, उसका रीजन क्या था पढ़ने का, उसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो मेनली जो यूज है वो कहाँ पर होता है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी है 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कंसिस्टेंट एंड अनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी वही पढ़ना है, बट वहां पर हम नॉर्मल पढ़ते थे, यहाँ पर पढ़ेंगे किसकी फॉर्म में, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड इनवर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये पढ़ने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। वो क्या है कि हमने पढ़ा था, एक तो क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, 0। एक होता है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये दो चीजें हमने यहाँ पर देखनी है, पढ़नी है, याद रखना है इनको। हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या, कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है, 10th क्लास में पढ़ा था। एक तो क्या हो, जिसका सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक हो, और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो, मैनी हो। जब सॉल्यूशन मैनी और यूनिक होंगे तो सिस्टम की इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो वहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने अब जो एक्सरसाइज में पढ़ना है, जो 12th क्लास में, वो क्या पढ़ना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमने सिर्फ पढ़ना है यूनिक सॉल्यूशन के बारे में, मैनी सॉल्यूशन नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इनको, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले जैसे हमने 10th क्लास में हम दो इक्वेशन लेते थे। ठीक है, वहां पर हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। वहां पर हमारे पास दो इक्वेशन थी, यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन है। और डिटर्मिनेंट में लीनियर इक्वेशन को अगर हमें सोल्व करना है तो दो इक्वेशन से सोल्व नहीं होगा, या तो तीन इक्वेशन हो या तीन से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, बट दो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ना है। इनको कैसे सोल्व करेंगे, इन इक्वेशन के सिर्फ क्या कोफिशिएंट को मैं लिख लेता हूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और यहां पर लिख लेता हूं x y और z, और इज इक्वल टू में आ जाएगा d1 d2 d3। एक चीज चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वल टू d1 पुट करते ही वही इक्वेशन बन जाएंगी। तो मैंने इन इक्वेशन को सिर्फ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं ए का, इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं एक्स का, और इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसको हमें अब सोल्व करना है। यहां से हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब ये प्री मल्टीप्लाई क्या है, पहले हमने पोस्ट मल्टीप्लाई को पढ़ा था। इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के अंदर। हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 3 एक्स वाई जेड, बट यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ए, इसके साथ करनी है हमने ए इनवर्स बी। अब पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि अगर ए एक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज हमारे कोई काम की नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स ए क्या होगा, आई होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो इस फॉर्मूले से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक्स था, मतलब एक्स वाई जेड मैट्रिक्स था, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, बट इस रिजल्ट की भी दो कंडीशन होंगी।
वो क्या होंगी, लेट केस फर्स्ट क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो मतलब क्या है कि हम यहां से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इनवर्स निकाल लेंगे, तो इस फॉर्मूले से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर यहां से निकालेंगे तो एक चीज हमने क्या देखी कि मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। सबसे पहली चीज क्या, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। इक्वेशन कैसी बनेगी यहां से, कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी बनेगी, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। हमने पढ़ा था कि अगर कंसिस्टेंट है तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होंगे, बट यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा। इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। और मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। ये हमने यहाँ पर 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। इसके बेस पे हम एक सम कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 का। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। लिखते हैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 2 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x एंड y और यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 3 1 जा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, -2 एंड -2, ठीक है। तो अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या था, ये था आपके पास, ठीक है। मैं इसी को यहीं पर अगर करूं तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ए इनवर्स। क्या -1 से मल्टीप्लाई करनी थी तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये क्या आ गया, ए इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से। यहाँ पर बी क्या है, 2 और 3, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x, यानी कि एक्स वाई। तो 3 2 जा क्या बनेगा, ये 3 2 जा -6 क्योंकि माइनस का है, एंड 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 माइनस में 3, तो आपके पास क्या आ गया, 0 एंड 1। तो जो आपकी x और y की वैल्यू आई, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। आप यहाँ पर पुट करके भी देख सकते हैं, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कि ये क्या आ गया, आपकी x और y की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन कैसी हुई, कंसिस्टेंट। ये आपने बताना था, ठीक है। ये था आपका केस नंबर 1। अब सेकंड केस पढ़ते हैं, क्या है केस 2 में आपने इसके अपोजिट चलेगा, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है, 0। यहाँ पर नॉन जीरो था, यहाँ पर क्या हो सकता है, 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो हम नहीं बोल सकते कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, ये निकालेंगे। इसके भी 2 केस बनेंगे, एक आएगा नॉट इक्वल टू 0 और एक आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आता तो डायरेक्ट इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इसको देख के नहीं बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट होगी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन होंगे आपके पास, एक क्या होगा, कंसिस्टेंट, और दूसरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट है तो क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट है तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो केस फर्स्ट अगर आपने देखा तो सिंपल है। केस 2 में आपके पास अगर इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट आता है तो अपने 2 केस निकालने पड़ेंगे। नॉट इक्वल टू 0 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट है, इक्वल टू 0 है तो मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो इस बेस पे हम एक एग्जांपल और करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा ये। इक्वेशन लिखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन है 4.6 का, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8,
ठीक है, तो देखिए 1 3 2 6 हमने लिख दिया कोफिशिएंट को, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर क्या आएगा 5 8। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स के लिए हम क्या निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 6 1 जा 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। ठीक है, तो हमारा केस 2 सेटिस्फाई हो रहा है। तो केस 2 है तो हमें क्या निकालना, ये निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए के साथ हमने किसकी मल्टीप्लाई करनी है, बी की। बी क्या है 5 और 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 6 5 जा 30, 8 3 जा -24, 5 2 जा -10 एंड 8 1 जा 8। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 - 2 क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो देखिए क्या था, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या निकालना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कैसे पता लगेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो दो केस बनते हैं, दोनों केस के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, इनटू में हमने बी कर दिया। बी करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनकंसिस्ट है, अगर इक्वल टू 0 आता है तो कंसिस्ट और इनकंसिस्ट दोनों हो सकते हैं। वो जैसे जैसे क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करते जाएंगे। अगर यहीं पर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट। तो इसके बेस पे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं 4.6 के।